हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो बताइए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, महान्यायवादी, जिसे आप इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि भारत सरकार को कानूनी एवं विधिक सलाह देता है, और यह भारत सरकार के विरुद्ध जो भी मुकदमा होता है उसके पक्ष में सुनवाई करता है। ठीक है। और इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे इसे अपने पद से हटा सकता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है, और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, महान्यायवादी को, अर्थात अटॉर्नी जनरल को। देखिए, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है, और इसे भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी है। यह भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार है, किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर डी होगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बोलने, संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी हिस्सा लेने तथा संसद की समितियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। संसद में वो मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है। और यह अधिकार उसे किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो आर्टिकल 88 के तहत। आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बैठने और संसद के संयुक्त बैठक में शामिल होने तथा संसदीय समितियों में शामिल होने का अधिकार मिलता है। यह आर्टिकल याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है,
सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, कानूनी सलाहकार। देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये जो है अटॉर्नी जनरल, जो कि अभी आप पढ़ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल का अधीनस्थ अधिकारी होता है। ये अटॉर्नी जनरल के कार्यों में जो है सहायता करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। बताइए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो देखिए इस तरह से कोरिलेट करिए कि कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। और यदि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श कौन देता है? वो देता है जो है एडवोकेट जनरल। ठीक है, जिसे आप जो है महाधिवक्ता कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। महान्यायवादी आप पढ़ चुके हैं, अभी इसका उल्लेख जो है 76 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एडवोकेट जनरल, जिसे आप क्या कहते हैं, महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए एडवोकेट जनरल ये राज्य का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अभी आप पढ़ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल, जिसे आप महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है 165 में है। और महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अभी पढ़ चुके हैं 76 में है। जिस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, उसी तरह से राज्य में एडवोकेट जनरल अर्थात जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी जिस तरह से जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकता है, उसी तरह से जो है एडवोकेट जनरल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और राज्यपाल उसे जो है पदच्युत कर सकता है, कभी भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे जो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? कैग है, जिसे आप जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ के नहीं है, द्वारा, द्वारा है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, द्वारा संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो बताइए, कैग के द्वारा संघ के लेखा प्रतिवेदनों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति। देखिए आर्टिकल 151 सब क्लाज 1 में प्रावधान किया गया है कि कैग द्वारा भारत सरकार के लेखा संबंधी परीक्षण की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाएगी? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहाँ पर रखवाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के जो है दोनों सदनों में रखवाता है। कहाँ पर रखवाता है? संसद के दोनों सदनों में रखवाता है और संसद द्वारा इस पर जो है विचार विमर्श किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संविधान द्वारा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग के
नियुक्ति संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। तो कैग के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, बताइए। तो कैग की नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 6 वर्ष, 6 वर्ष दोनों याद रखिएगा, या 65 वर्ष। देखिए 6 वर्ष का मतलब हुआ उसकी नियुक्ति से 6 वर्ष और 65 वर्ष उसकी आयु से संबंधित है। यदि जो है उसकी नियुक्ति से 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और यदि जो है 65 वर्ष की आयु वो पूरा कर लेता है तब भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें जो है असत्य को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी आप पढ़ चुके हैं, उसकी नियुक्ति कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये आपका जो है राइट स्टेटमेंट है। बी, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाता है, तो ये भी सही है। उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, उसको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, अर्थात जो है राष्ट्रपति उसे अपने पद से नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से जो है कैग को भी हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है। अभी आप पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, संसद की। देखिए कैग जब अपना जो है लेखा परीक्षण संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति उसे जो है संसद में रखवाता है, और संसद में उसकी रिपोर्ट पर जो है व्यापक जो है चर्चा होती है, बहस होता है। उसके बाद जो उस पर जो है कार्रवाई करना होता है उसका डिसीजन कौन लेता है? संसद लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। कैग जो है लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होता है, क्योंकि इसे लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। मित्र एवं जो है एंड मार्गदर्शक कहा जाता है, इसे मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कैग के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दोनों कार्य पूछे तो कार्य भी, और शक्ति दोनों का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 149 में किया गया है, और 148 में कैग की नियुक्ति संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार अर्थात जो है कैग निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। अभी आप पढ़ चुके हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी,
लोक लेखा समिति का। ऐसा इसे जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति में ये मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, तो इसे ये जो है मित्र एवं मार्गदर्शक का उपाधि दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग अर्थात जो है लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी 1976। देखिए 1976 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से जो है अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इवन 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है केयरफुल्ली आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। बताइए राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब जो है राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। देखिए आर्टिकल 151 सब क्लाज 1 में प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार के लेखा संबंधी परीक्षण किसके द्वारा किए जाएंगे? तो वह जो है कैग के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? कैग के द्वारा किया जाएगा। और भारत सरकार के लेखा संबंधी परीक्षण का रिपोर्ट कैग किसको प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। देखिए आर्टिकल 151 सब क्लास 2 में प्रावधान किया गया है कि राज्य संबंधी लेखों का लेखा परीक्षण रिपोर्ट कैग द्वारा किसको प्रस्तुत की जाएगी? राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और संबंधित राज्य का राज्यपाल उसे जो है राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो ये दोनों जो है आर्टिकल याद रखिएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि कैग सेंट्रल गवर्नमेंट का लेखा परीक्षण करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित लेखा परीक्षण का रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए भारत के CAG अर्थात जो है कैग, जिसे आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, का कार्य करता है। बताइए तो भारत का CAG अर्थात जो है कैग कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। देखिए कैग किस रूप में कार्य करता है? कैग लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है, अर्थात जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो पब्लिक फंड है उसका जो है लेखा जोखा करता है। उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका जो है रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। और राज्य से संबंधित जो पब्लिक फंड है उसका जब लेखा जोखा करता है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सुपुर्द करता है और वो राज्यपाल जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल में उसे रखवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ लिया है कि जो पब्लिक फंड होता है या जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो होता है उससे रिलेटेड जो फंड होता है उसका जो है लेखा जोखा कौन करता है? कैग करता है। अभी आपने पढ़ा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, क्योंकि जो है ये लेखा जोखा का कार्य करता है तो अभिभावक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बदल बदल करके पूछा जाता है, तो कीवर्ड को जो है ध्यान दीजिएगा और इसको जो है समझने का प्रयास करिएगा, इजीली आप जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।